नमस्कार। तो आज हम करने जा रहे हैं 7 बुक का इकाई 30 करेंगे और भारत में महिला आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। इसमें मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो महिला आंदोलन में सामाजिक आंदोलन का परिवर्तक पढ़ेंगे और उसके बाद 19वीं और 20वीं शती के पूर्वांध में सुधार आंदोलन और महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानेंगे, जिसमें ब्रह्म समाज का क्या योगदान रहा, प्रार्थना समाज का, आर्य समाज का और मुस्लिम महिलाएं और सामाजिक सुधार। तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन और महिलाओं की सहभागिता के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे महात्मा गांधी। स्वतंत्रता आंदोलन की बात की जाएगी और महिलाओं के सहभागिता के बारे में जानेंगे, जिसमें पढ़ेंगे महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की भूमिका, महिलाओं के संगठन और समस्याएं, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता के रूप। और उसके बाद हम पढ़ेंगे संस्थागत प्रारंभिक कदम और स्वतंत्रता काल में महिला आंदोलन, जिसमें पढ़ेंगे संवैधानिक उपबंध और सामाजिक कानून, आयोजित विकास और सामाजिक परिवर्तन, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कि राजनीति में महिलाओं का कैसा योगदान रहा राजनीति में। उसके बाद 1970 और 1980 के दशक से महिला आंदोलन का पुनर्स्थापन, समस्याएं और कार्यक्रम, नए संगठनों का उद्भव पढ़ेंगे, वन कटाई और पारिस्थितिक आंदोलन पढ़ेंगे। 1970 और 1980 के दशक में विशिष्ट मुद्दों पर हुए जो आंदोलन है उसके बारे में जानेंगे, कौन कौन से आंदोलन हुए, उभरती प्रवृत्तियां और सरकार की प्रतिक्रिया जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? महिला आंदोलन सामाजिक आंदोलन का परिवर्तक से। तो पढ़ते हैं। सामाजिक आंदोलन का अध्ययन करना सामाजिक जो आंदोलन हुआ उसका अध्ययन करना केवल इतिहासकारों के अध्ययन का विषय नहीं है। सामाजिक संरचना, प्रक्रिया और परिवर्तन के अध्ययन विश्लेषण के साथ साथ सामाजिक आंदोलनों में समाजशास्त्रियों की बहुत रुचि रही है। जो समाजशास्त्री थे उनकी बहुत रुचि रही है सामाजिक आंदोलन एक गतिशील सामूहिक प्रयास है। गतिशील मतलब कि बढ़ता रहता है। परिवर्तन कह सकते हैं, परिवर्तन हो या परिवर्तन ना करना हो तो कहीं ना कहीं ये बढ़ता रहता है। सामाजिक आंदोलन एक गतिशील सामूहिक प्रयास है जिससे समाज में हो रहे विकास के रूप में परिवर्तन लाया जा सकता है या उसमें रुकावट डाली जा सकती है। परिवर्तन भी समाज अगर एक समूह संगठन बना ले तो कोई कह सकते हैं परिवर्तन भी ला सकता है, और कोई परिवर्तन है तो उस पर रोक भी लगा सकता है। इतना बल होता है सामाजिक आंदोलन में। परिवर्तन के संदर्भ में सामाजिक आंदोलन में तथा सामाजिक गतिशीलता के विकास मूलक प्रक्रिया में फर्क होता है। यह अंतर इस अर्थ में है कि आंदोलन समाज के एक या अनेक वर्गों में पाए जाने वाले अन्याय और दमन की अनुभूतियों पर आधारित होता है। अन्याय और दमन की अनुभूतियों पर आधारित होता है। सामाजिक आंदोलन विभिन्न विषयों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए विरोध संघर्ष को एक माध्यम के रूप में आगे लाता है और इसका प्रयास होता है कि परंपरागत सामाजिक संरचनाएं, जो पारंपरिक जो चीज़ें हैं, पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं और असमान तथा दमनकारी सामाजिक संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन लाया जाए। महिला आंदोलन सामाजिक आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण परिवर्तक है। आदिम जाति की बात की जाए, आदिम जाति, किसान और कामगारों, पिछड़े वर्गों, सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन इत्यादि जैसे सामाजिक आंदोलनों पर अध्ययन महत्वपूर्ण है। ये अभी भी बहुत कम मात्रा में किया गया है। भारतीय समाज में जाति की बात की जाए, किसी भी वर्ग की बात की जाए तो जाति, वर्ग, धार्मिक और नरजातीय मतभेद देश के विभिन्न भागों में महिलाओं
के जीवन और समस्याओं को उजागर करते हैं। भारत में बहुसंख्यक लोग, बहुत बड़ी संख्या में बात की जाए तो भारत में हर संख्यक लोग मिलेंगे। तो भारत में बहुसंख्यक लोग, जिसमें जनसंख्या बड़ी हो, तो बहुसंख्यक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। बड़ी संख्या की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और इन क्षेत्रों में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया महिलाओं के विभिन्न वर्गों को भिन्न भिन्न तरीके से प्रभावित करती है। सांस्कृतिक रूप से भिन्न और स्तरीय अथवा असमान समाज के संदर्भ में महिलाओं के आंदोलन के आविर्भाव को समझने की आवश्यकता है। इस इकाई में 4 शीर्षों के अंतर्गत महिला आंदोलन की चर्चा की जाएगी। 4 पॉइंट्स होंगे जिससे हम महिला आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो 4 चीज़ें क्या हैं? सुधार आंदोलन में महिलाओं की समस्या, उसके बाद महिलाओं की स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता, स्वतंत्रता से पहले महिला आंदोलन का प्रारंभ, जब स्वतंत्रता हमें नहीं मिली थी, स्वतंत्रता से पहले महिला आंदोलन का प्रारंभ, 1970 और 1980 के दशक में महिला आंदोलन का पुनर्स्थापन। तो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले सुधार आंदोलन में महिला समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में चर्चा की जाएगी। तो शुरू करते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्वांत में सुधार आंदोलन और महिलाओं से जुड़ी समस्याएं। तो भारत में महिलाओं की परिस्थिति, जो उनके स्टेटस की बात की जाए, जो भारत में महिलाओं के बारे में जाने हैं, तो भारत में महिलाओं की परिस्थिति विभिन्न कालों और विभिन्न वर्गों, धर्म और मानवीय समूहों में बदलती रही है। मतलब अगर बात की जाए, हर कंडीशन जो है वो बदलती रही है। हर विभिन्न वर्गों में किसी भी धर्म की महिला हो, किसी भी, तो उनकी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बदलती रही है। 19वीं शताब्दी में महिलाओं से संबंधित बहुत सी सामाजिक बुराइयां फैली हुई थीं। कब? 19वीं शताब्दी में। उनमें से प्रमुख थी सती प्रथा। तो जानिएगा कब 19वीं शताब्दी की बात की जा रही है, जिसकी जो प्रमुख समस्या थी वो थी सती प्रथा। विधवा का अपने पति के साथ चिता में जीवित जला देना, जो उसके पति की चिता होती थी उसमें उसको जीवित जला दिया जाता था। बाल विवाह था। विधवा पुनः विवाह पर निषेध था, रोक थी कि विधवा पुनः विवाह नहीं कर सकती। बहु विवाह मतलब एक महिला का काफ़ी पुरुषों के साथ विवाह कर दिया जाता था। तो बहु विवाह इत्यादि जो समस्याएं थी ये उस समय प्रचलित थी। यही समस्याएं वाद विवाद का विषय बनी हुई थी। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश काल के दौरान, जब अंग्रेज का काल था, मतलब अंग्रेज का जब समय था, तो दौरान अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार और भारतीयों के बीच पश्चिमी स्वतंत्र विचारधारा के प्रभाव और ईसाई मिशनरियों क्रियाकलापों के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तनों और धार्मिक सुधारों के लिए बहुत से आंदोलन हुए। इन आंदोलनों के प्रमुख उद्देश्य थे जाति सुधार, महिलाओं के मान प्रतिष्ठा में सुधार, महिला शिक्षा का प्रसार करना, जो महिलाओं के लिए शिक्षा है उसको आगे बढ़ाना, महिलाओं शिक्षा का प्रसार और विभिन्न समुदायों में फैली हुई सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करना, ख़त्म करना। जो सामाजिक बुराइयां कह सकते हैं महिलाओं के लिए ज़्यादा मात्रा में फैली हुई हैं, जिनकी जड़ें सामाजिक और वैधानिक तथा धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण के सामाजिक सुधार आंदोलनों में प्रमुख रूप से पुरुष सुधारकों का समर्थन रहा है। मतलब पुरुष वर्ग के लोग हैं, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है, उन्होंने काफ़ी सुधार किया है, उनका काफ़ी इनमें हिस्सा है। सुधार की बात की जाए तो उनमें उनका काफ़ी योगदान रहा, समर्थन रहा, पुरुष सुधारकों का समर्थन रहा और उन्होंने इनमें भाग भी लिया। इनमें सबसे प्रमुख हैं राजा राम मोहन रॉय का नाम आता है, जो सबसे प्रमुख हैं। इनके अंतर्गत जिन समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया उनमें सती प्रथा, विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार, विधवा का पुनर्विवाह, बहुविवाह, बाल विवाह और संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार न होना और महिला शिक्षा की आवश्यकता प्रमुख थी। पुरुषों द्वारा प्रवर्तित
महिला शिक्षा के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप महिलाओं के स्कूलों, कॉलेजों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, कॉलेजों की बात की जाए, स्कूल्स की बात की जाए, यूनिवर्सिटीज, महाविद्यालयों की बात की जाए, छात्रावास, विधवा आश्रम और रक्षा निकेतन इत्यादि की स्थापना की गई। समाज सुधारकों की, जो समाज सुधारक थे, समाज सुधारकों की धारणाएं थी कि महिला शिक्षा उनकी घर बार की व्यवस्था में पुनः नया जीवन संचार कर सकेगी, कि अगर शिक्षा मिलेगी महिलाओं को तो वो अपना घर बार भी अच्छे से चला सकेंगी। क्योंकि शिक्षित पुरुषों, जो पढ़े लिखे पुरुष होते हैं, शिक्षित पुरुषों और अशिक्षित पत्नियों के बीच संपर्क की एक खाई बन चुकी होती है। क्योंकि एक पुरुष की बात की जाए तो वो पढ़ा लिखा है, और वहीं अगर एक महिला की बात की जाए अगर वो अनपढ़ है, तो कहीं ना कहीं उनमें जो संपर्क की जो भावना होती है वो नहीं होती, इतने संपर्क की खाई बन चुकी होती है अगर जो महिला है वो अशिक्षित है तब, और वह उनकी गृहस्थी के लिए खतरा बन गई थी। इस प्रकार समाज सुधार आंदोलन के फलस्वरूप महिला संगठनों और संस्थाओं का आविर्भाव देखने में आया। ये आंदोलन पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया गया। इनमें पुरुषों ने सहयोग किया, जैसे राजा राम मोहन रॉय, और उनका पुरुष आगे आए और इनका प्रारंभ महानगरों से हुआ। महानगरों, बड़े बड़े शहरों से हुआ। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो जैसे महानगर किसे कहा जाता है, अगर एग्जाम्पल के लिए, तो जैसे दिल्ली हुआ, ये बहुत बड़ी संख्या जिसकी 10 लाख से ज़्यादा संख्या हो, तो उसको ही तो शुरुआत ये वहाँ से हुई। आगे बढ़ते हैं। समाज सुधार आंदोलन के नेताओं ने ये महसूस किया, जो समाज सुधार के जो नेता थे उन्होंने महसूस किया कि धार्मिक सुधार को समाज से अलग नहीं किया जा सकता। जो धार्मिक सुधार हैं, धार्मिक सुधारों को समाज सुधार से अलग नहीं किया जा सकता। अंग्रेजों की नीति थी कि विभिन्न धार्मिक समुदायों को एक दूसरे से अलग रखा जाए और प्रत्येक समुदाय के कानूनों को पूर्ववत रखा जाए, जो कि प्रत्येक समुदाय के धार्मिक और परंपरागत रीति रिवाजों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, मतलब मजबूती से जुड़े हुए थे। फलतः समाज सुधार आंदोलन कभी भी संगठित रूप से विकसित नहीं हो सका। जो संगठित रूप से मतलब कि सभी लोग, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जिनकी सोच अच्छी है, वो कभी इकट्ठा होकर वो संगठित ना हो सके, तो कहीं ना कहीं संगठित रूप से विकसित नहीं हो सके, बल्कि वे प्रत्येक समुदाय के दायरे में विकसित हुए। प्रत्येक समुदाय अपने अपने समुदाय के ही दायरे में वो कहीं ना कहीं फिक्स रहे, उसी तक ही वो सीमित रहे, और कहीं ना कहीं अपने ही समुदाय में वो कार्य करते रहे, अपने ही समुदाय में विकसित हुए। इस काल को विभिन्न संगठनों के प्रचुर मात्रा में उद्भव होने के रूप में देखा गया। इन संगठनों ने उन महत्वपूर्ण समस्याओं पर ध्यान दिया जिनसे महिला की सामाजिक मान प्रतिष्ठा पर समाज में विपरीत प्रभाव पड़ता था। इन संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण संगठन थे ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। निम्नलिखित उपभागों में इन संगठनों पर संक्षिप्त रूप में चर्चा की जा रही है। तो जो ब्रह्मा समाज है उनके बारे में जानते हैं। ब्रह्मा समाज की स्थापना, ये आ सकता है आपको एग्जाम में, मैं आपको बता दूं कि आप ब्रह्मा समाज के बारे में बताइए, या महिलाओं आंदोलन की क्वेश्चन किसी रूप में भी आ सकते हैं। तो आप ये ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब आप सुनिए। आप अगर आप सुनते हैं तो बहुत इफेक्ट होता है। आप एग्ज़ाम में अगर लिखने लग जाएंगे तो आपके दिमाग में जिस विषय से जो भी आप लिख रहे हैं, जो अगर आपने सुना होगा ध्यान से, तो आप लिख रहे हैं, आपके दिमाग में वो चीज़ें आ रही हैं। तो इसीलिए ध्यान से सुने। मेन चीज़ है कि ध्यान से सुने, क्योंकि मैं एक लाइन ऐसा भी नहीं कर रही हूँ कि मैं सीधा इधर आ जा रही हूँ या मैं कुछ छोड़ रही हूँ। मैं एकदम लाइन टू लाइन एक पढ़ती जा रही हूँ। तो आपसे ये कहूँगी, ध्यान से सुने। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन रॉय ने की थी। तो किसने की थी ब्रह्मा समाज की स्थापना? राजा राम मोहन रॉय ने। इनका उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध प्रतिबंधों और पूर्वग्रहों को उखाड़ फेंकना था। जो रूढ़िवादी चीज़ें चल रही थी महिलाओं के प्रति, उसको उखाड़ फेंकना था, उसे ख़त्म करना था।
जिनकी जड़ें धर्म से थीं, और जिनकी जड़ें जो थी वो धर्म से थीं। इनमें सम्मिलित थे जैसे बाल विवाह, बहु विवाह, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति में सीमित अधिकार और महिलाओं को उनसे अलग रखना। अगर बात की जाए संपत्ति में, महिलाओं को उनसे अलग रखा जाता था संपत्ति में। महिला शिक्षा को इनकी स्थिति सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना गया। केशव चंद्र सेन ने घर पर शिक्षित महिलाओं की आवश्यकता पर जोर दिया कि महिलाओं को घर पर शिक्षित किया जाए। घर पर शिक्षित महिलाओं की आवश्यकताओं पर जोर दिया और इसी उद्देश्य के लिए सरकारी समर्थन भी प्राप्त किया गया। बामा बोधनी पत्रिका नामक महिलाओं की पत्रिका प्रारंभ की गई। कौन सी पत्रिका? बामा बोधनी पत्रिका थी नामक महिलाओं की पत्रिका शुरुआत की गई। ब्रह्मा समाज की देखरेख में अंतर जातीय विवाह भी कराए गए। जैसे एक जाति से दूसरी जाति की बात की जाए तो विवाह करवाया गया। इस प्रकार के परिवर्तनों और बदलावों को हिंदू समाज की जमी जमाई धारणाओं के विरोध का सामना करना पड़ा और इसके फलस्वरूप 1872 में सिविल मैरिज एक्ट पास किया गया। सिविल मैरिज एक्ट 1872 में पास किया गया। इस अधिनियम ने अंतरजातीय विवाह और तलाक की इजाज़त दी कि अब कोई भी अगर दूसरी कास्ट में विवाह करना चाहता है तो कर सकता है अंतरजातीय विवाह, और तलाक अगर देना चाहता है तो वो भी इजाज़त दे दी गई। इसके अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई कि लड़की की उम्र जो होनी चाहिए 14 वर्ष और 18 वर्ष लड़कों के लिए निश्चित की गई। तो आप समझ सकते हैं कहाँ 14 साल की लड़की और कहाँ 18 साल का लड़का। तो ये उम्र उस समय रखी गई, नहीं वहाँ पे बाल विवाह हो जाते थे, तो उस समय ये इतनी उम्र रखी गई। ब्रह्म समाज का प्रभाव केवल बंगाल और उत्तर भारत तक ही सीमित रहा। कहाँ तक रहा? ब्रह्म समाज का जो प्रभाव था वो बंगाल और उत्तर भारत तक ही सीमित रहा। आगे बढ़ते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। तो ब्रह्म समाज के बारे में आपने पढ़ा, राजा राम मोहन रॉय थे और 1825 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1867 में की गई थी। कब? 1867 में की गई थी और इसका उद्देश्य भी ब्रह्म समाज के समान ही था। यह समाज और उसका प्रभाव पश्चिमी भारत तक ही सीमित रहा। M.G. रनाडे और R.G. भंडारकर इसकी अगुआ थे। 1869 में बॉम्बे विंडोज रेफरेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई और इसने 1869 में पहला विधवा पुनर्विवाह करवाया। तो कब करवाया पहला विधवा पुनर्विवाह? 1869 में। प्रार्थना समाज के दो नेता R.G. भंडारकर एवं N.G. चंद्रावकर बाद में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर बने। कौन? महिला विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। इस विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की जाए तो 1916 में बम्बई में महर्षि कर्व ने की थी। किसने की थी? महर्षि कर्व ने की थी। इसका नाम बाद में बदलकर SNDT महिला विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसका नाम बाद में बदल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। इन आंदोलनों का ध्यान महिला शिक्षा पर केंद्रित था कि महिलाओं को शिक्षा दी जाए, इस पर इनका ध्यान केंद्रित था, जिससे महिलाओं और पुरुषों के बीच बढ़ते हुए अंतर को कम किया जाए। जो एक लंबा डिस्टेंस होता था तो उसको अंतर को कम किया जाए, महिलाएं भी पढ़े लिखें और महिलाओं को आधुनिक शिक्षा का लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त आंदोलनों का उद्देश्य था कि परिवार में महिलाओं की जो परिस्थिति है, जो उनका स्टेटस है वो बेहतर हो, एक अच्छी जीवन जी सके, वो उनका जो घर में जो उनकी स्थिति है वो एक अच्छा हो, एक सम्मानजनक घर में उनकी स्थिति हो। इस विचार के अनुसार उन्हें बेहतर माँ और पत्नी बनाना था। महिला शिक्षा पर वाद विवाद 19वीं और 20वीं शती के पूर्वांत में भड़का।
उससे ये दिखाई दिया कि यह केवल पश्चिमी शिक्षा के प्रभावों से उत्पन्न नहीं हुआ। अन्य सुधारकों ने भी महिला शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। ज़रूरी नहीं कि ये पश्चिमी शिक्षा है उसी ने इसको शुरुआत की। अन्य जो सुधारक थे, समाज सुधारक, उन्होंने भी इसको बहुत ज़्यादा कहा कि महिलाओं को शिक्षा की आवश्यकता पर उन्होंने भी जोर दिया। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों आंदोलन शहरी प्रतिक्रिया और परिवार के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए पश्चिमी शिक्षित पुरुषों के प्रयास के परिणाम थे, जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर रखी थी। पश्चिमी शिक्षा मतलब जैसे आप अंग्रेजों की पढ़ाई देख लें, इंग्लिश की बात की जाए तो शिक्षा उन्होंने कहीं ना कहीं प्राप्त कर रखी थी। आगे बढ़ते हैं आर्य समाज की स्थापना के बारे में। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875 में। उपयुक्त दोनों आंदोलनों की भांति, जो दोनों आंदोलन हमने पढ़े उसी की भांति आर्य समाज एक धार्मिक जागरण आंदोलन था। एक धार्मिक जागरण आंदोलन था। हिंदू धार्मिक परंपरा, निष्ठा, मूर्ति पूजा और जाति भेद, जातियों में जैसे आप देखते हैं कि जातियों में भेदभाव के आधार पर हर चीज़ होती है, तो जाति भेदभाव और जाति भेद वाले समाज को अस्वीकार करते हुए इस आंदोलन का नारा था, वापस वैदिक कालों में चलो, वापस वैदिक कालों में चलो। इस आंदोलन ने प्राचीन भारत में महिला की स्थिति का शानदार चित्रण किया। कब? प्राचीन भारत में महिला की स्थिति का शानदार चित्रण किया। आर्य समाज ने जिन सुधारों का समर्थन किया उनमें जाति प्रथा, पुरुषों और महिलाओं के लिए आवश्यक शिक्षा, कानून के द्वारा बाल विवाह का निषेध, रोक लगनी चाहिए बाल विवाह पर, बाल विधवा पुण्य विवाह प्रमुख थी कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं रोक लगाया गया। सामान्यतः ये आंदोलन तलाक, विवाह विच्छेद जिसे कहते हैं, ये आंदोलन तलाक और विधवा पुण्य विवाह के पूरी तरह विरुद्ध था और इसने लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग विद्यालय खोलने के लिए जोर डाला कि लड़कियों का विद्यालय अलग होना चाहिए और लड़कों का अलग होना चाहिए। अनेक आर्य कन्याएं पाठशाला खोली गई, कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए पाठशालाएं खोली गई जो बाद में चलकर महाविद्यालय बन गई और इन्होंने महिला शिक्षा में अपना योगदान दिया। महिलाओं की शिक्षा में इन्होंने अपना योगदान दिया। यद्यपि ये प्रमुख शहरी आंदोलन था, फिर भी यह अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी फैला, मतलब आधे शहरों में भी फैला और ग्रामीण इलाकों में भी फैला और इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव डाला। इस आंदोलन ने जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया। जैसे जातियों में भेदभाव होता था तो जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया, परंतु इसके उन्मूलन की कभी मांग नहीं की। सो खत्म करने की कभी मांग नहीं की, बल्कि इसे स्वीकार किया गया। एक ही जाति में शादियों को करने और महिला की घरेलू भूमिका पर जोर देने के कारण इस आंदोलन का महिलाओं की मुक्ति के धैर्य में योगदान कम ही रहा है। तो इनमें कहीं ना कहीं योगदान जो महिलाओं की मुक्ति के लिए कह सकते हैं, इसमें योगदान कम रहा है। राजा राम मोहन रॉय, रनाडे और दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने, ये समाज सुधारक थे, तो समाज सुधारकों ने प्राचीन भारत में महिलाओं की परिस्थिति का गुणगान किया। फिर भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले और लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख जैसे अति उग्रवादियों ने जाति प्रथा पर प्रतिघात किया। कि जो जाति प्रथा है उस पर कहीं ना कहीं एकदम जोरदार उसका विरोध किया और कहा कि महिलाओं के दमन के लिए जाति प्रथा ही उत्तरदायी है, कि महिलाओं के दमन के लिए जाति प्रथा ही उत्तरदायी है। फूले ने कहा कि शूद्र और महिलाओं को शिक्षा की मनाही कर दी गई ताकि वे मानव अधिकारों की समानता और स्वतंत्रता के महत्व को ही न समझ सकें, इसलिए शूद्रों की शिक्षा के लिए मनाही कर दी गई थी
ताकि वो मानव अधिकारों की समानता और स्वतंत्रता के महत्व को समझ ही ना सकें और कानून, रीति रिवाजों और परंपराओं में दी गई अपनी निम्न स्थिति को भी स्वीकार कर लें कि जो उनकी निम्न स्थिति दी गई है कि उन्हें चांडाल कर दिया गया, अनुसूचित जातियों में हरिजन, आदिवासी, वो अपनी इसी स्थिति को ही स्वीकार कर लें, क्योंकि जब पढ़े लिखेंगे नहीं तो अपनी आवाज़ कैसे उठाएंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले थी, लेकिन इसका धीरे धीरे इसका विरोध किया गया कि शिक्षा सभी स्तरों में पहुंचनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम महिलाएं और सामाजिक सुधार। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इसी प्रकार के आंदोलन मुस्लिम समुदाय में भी शुरू हो गए। कब? 19वीं शताब्दी में ही इसी प्रकार के आंदोलन कह सकते हैं मुस्लिम समुदाय में भी प्रारंभ हो गए। पर्दा प्रथा पर जोर और महिलाओं के बीच शिक्षा के मंद प्रसार, मतलब एकदम धीरे मंद प्रसार के कारण आंदोलन के विकास में विलंब हुआ और मुस्लिम महिलाओं के लिए सुधार के अवसरों में भी देर लगी। इनमें सुधार के जो अवसर हुए इनमें काफ़ी देर लगी। भोपाल की बेगम सैयद अहमद खान, अलीगढ़ के शेख अब्दुल्ला और लखनऊ के करामत हुसैन जैसे व्यक्तियों ने महिला शिक्षा में सुधार के आंदोलन को तेज किया। तो किन्होंने आंदोलन को तेज किया? अलीगढ़ के शेख अब्दुल्ला और लखनऊ के करामत हुसैन जैसे व्यक्तियों ने महिला शिक्षा में सुधार के आंदोलन को तेज किया। 1916 में भोपाल की बेगम ने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन की स्थापना की। परंपरावादियों ने ऐसे ही क्रियाकलापों का अनुमोदन नहीं किया और वह 1917 में मुस्लिम वुमेन्स कॉन्फ्रेंस द्वारा पारित उस प्रस्ताव के विरोध में भड़क उठे जिसमें ये कहा गया कि बहुविवाह का उन्मूलन होना चाहिए। जब बहुविवाह होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तो उसका ख़त्म होना चाहिए। बाद के वर्षों में अनेक मुस्लिम महिलाओं ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध राष्ट्रवादी संघर्ष और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। असहयोग आंदोलन क्या था? ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध था, जिसमें ये था कि अंग्रेज़ों का सहयोग न देना। तो असहयोग ये आंदोलन रखा गया था कि अंग्रेज़ों की हर चीज़, जो भी उनकी चीज़ बनाई हुई थी, उसका बहिष्कार कर देना, असहयोग करना। इसी प्रकार के आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में अन्य समुदायों के बीच भी उभरे। कुछ महिला नेताओं जैसे पंडित रमाबाई और विद्या गौरी नीलकंठ को जाति से बाहर विवाह करने पर अथवा शिक्षा ग्रहण करने पर कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। इन्हें भी काफ़ी सामना करना पड़ा। अगर बात की जाए तो इन्हें भी कह सकते कड़े विरोधों का सामना करना पड़ा। इन सभी आंदोलनों में परिवार के अंतर्गत सामाजिक संरचना को बिना चुनौती देते हुए महिलाओं की परिस्थिति बदलने हेतु, जो महिलाओं का एक स्थिति थी, स्टेटस था, उसको बदलने हेतु बहुत सीमित मुद्दे थे, बहुत ही कम, बहुत सीमित मुद्दे थे। जाति असमानताओं ने महिला की परिस्थिति को निम्न बनाए रखा, एकदम नीचा कह सकते हैं, एकदम नीचे बनाए रखा। इनकी अपील केवल शहरी मध्यम वर्ग तक ही सीमित थी, मतलब शहरों में ही इसकी अपील कह सकते हैं, शहरों में ही आवाज़ उठाया जाता था, शहरों वर्गों तक ही सीमित थी। वाद विवादों में सुधार आंदोलन की महिला पुरुषों के बीच सामाजिक भेदभाव को मान्यता देने की प्रवृत्ति सुस्पष्ट थी कि शिक्षा से महिलाओं की क्षमता पत्नियों और माताओं के रूप में ही सुधरे। उनके कार्यक्रम में महिला पुरुषों में समानता लाने का धैर्य नहीं था। इन आंदोलनों में धार्मिक विचार जो महिलाओं के दमन का समर्थन करते थे, तो इन आंदोलनों में धार्मिक विचारों पर मूलभूत रूप में चिंतन नहीं किया गया था। सामाजिक सुधारकों ने महिलाओं से जुड़े प्रश्नों को एक सामाजिक समस्या के रूप में देखा था। जो भी महिलाओं से जुड़े जो प्रश्न थे उसको उनकी समस्याओं के रूप में देखा था। तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे 19वीं सदी के, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आप सोचिएगा इसका क्या आंसर हो सकता है। तो 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे?
हमने अभी यही चीज़ें पढ़ी कि जो उद्देश्य जो थे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, महिलाओं को जो समस्याएं थी उसमें क्या चीज़ें थी। तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ जैसे ब्रह्मा समाज द्वारा उठाई गई महिलाओं की प्रमुख समस्या कौन थी। तो इस तरह के प्रश्न इस तरह के नहीं आएंगे, इससे आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब ये घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे उन्होंने अगर बात की जाए ब्रह्मा समाज द्वारा उठाई गई समस्याएं कौन सी थी, तो उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, बहुर विवाह, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस पर उन्होंने रोक लगाने का प्रयत्न किया था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन और महिलाओं की सहभागिता। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिला अधिकार और समानता के लिए संघर्ष को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के एक अभिन्न अंग के रूप में देखा। बहुत सी महिलाएं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, वे महिला अधिकारों की समस्या के प्रति भी सक्रिय हुई। महिला के अधिकारों के प्रति 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कब? 1885 में। 1889 में बम्बई अधिवेशन में 10 महिलाओं ने भाग लिया और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के आते आते उच्च माध्यम वर्ग में महिला शिक्षा के प्रसार के साथ साथ बहुत सी महिलाएं सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय हुई। मतलब उठ खड़ी हुई। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए महिलाओं का आह्वान किया कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें। इससे राष्ट्र नेताओं के विचारों में परिवर्तन आया। जो राष्ट्रीय नेता थे उनके विचारों में परिवर्तन आया। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की भूमिका के बारे में जानें तो राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं के सम्मिलित होने में महात्मा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। महिला आंदोलन पर गांधीवादी विचारधारा के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। उन्होंने घोषणा की कि महिला पुरुष की सहचरी है, उसे भी समान मानसिक योग्यताएं प्राप्त हैं। दिमाग की बात की जाए मानसिक तौर पर तो योग्यताएं प्राप्त हैं। उन्हें अधिकार है कि वे पुरुषों के छोटे बड़े और विस्तृत क्रियाकलाप में भाग लें और उन्हें भी पुरुष के समान स्वतंत्रता का अधिकार है। महिलाओं को भी स्वतंत्रता का अधिकार है, ये गांधी जी ने कहा। मात्र दोषपूर्ण रीति रिवाजों के बल पर अत्यधिक अज्ञानी निकम्मे पुरुष भी वरिष्ठता के आधार पर महिलाओं के दम पर सुख उपभोग कर रहे हैं जिसके वे योग्य नहीं थे और ना होंगे। उन्होंने कहा, मैं महिला अधिकारों के मामले में समझौता नहीं करता। फिर भी उन्होंने महिला कष्टों की प्रतीक सीता, दमयंती जैसे पौराणिक चरित्रों को आदर्श के रूप में देखा, एक प्रेरणा के रूप में देखा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का भाग लेना उनके धर्म कर्तव्य का एक महत्वपूर्ण अंग था। उन्होंने अनुभव किया कि सत्याग्रह आंदोलन के लिए महिलाएं सबसे अधिक उपयुक्त पात्र थीं। सत्याग्रह आंदोलन में महिलाएं सबसे अधिक थीं। इसका कारण था कि उनमें अहिंसक संघर्ष के लिए उपयुक्त गुण थे। अहिंसात्मक मतलब शांतिपूर्ण तरीके से बात की जाए तो अहिंसक संघर्ष के लिए उपयुक्त गुण थे। ये गुण कांग्रेस के रचनात्मक सामाजिक उत्थान कार्यक्रमों के लिए भी अधिक उपयुक्त थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं में स्व बलिदान और सहिष्णुता का बहुत बड़ा गुण है और उनमें दुखों को झेलने की वह योग्यता भी है जिसकी अहिंसक संघर्ष के लिए आवश्यकता थी। उन्होंने महिलाओं की भूमिका को पुरुष की भूमिका के पूरक के रूप में देखा कि महिलाएं और जो पुरुष हैं एक दूसरे के पूरक हैं। महिला नहीं तो पुरुष अधूरा, पुरुष नहीं तो महिला अधूरी, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। जवाहरलाल नेहरू पश्चिमी महिला मताधिकारों से प्रभावित थी।
कौन? जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पश्चिमी महिला मताधिकारों से प्रभावित थे और उन्होंने पश्चिम में महिलाओं की समस्याओं पर उदारवादी विचार प्रकट किया। उनका विश्वास था कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना महिला समानता के अन्य पहलुओं को पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकेगा। वह इस बात से वह इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे कि केवल महिला शिक्षा के सहारे वांछित परिवर्तन लाए जा सकते हैं, कि सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। महिला शिक्षा के सहारे वांछित परिवर्तन लाए केवल महिला शिक्षा के सहारे वांछित परिवर्तन लाए जा सकते हैं और उनकी इच्छा थी कि मानव के सभी के कार्यकलापों में उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। तो मतलब ये बात थी कि हर जगह महिलाएं जो हैं शिक्षा प्राप्त करके ही, लेकिन ऐसा नहीं, आर्थिक स्थिति जो होती है महिलाओं की वो भी, और शिक्षा प्राप्त करके भी वो अपनी स्थिति जो है वो बदल सकती है। उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं का संघर्ष सामान्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संघर्ष से अलग रह गया तो उनके आंदोलन को अधिक लाभ व शक्ति, संतुष्टता, मजबूती नहीं मिलेगी और वह केवल उच्च वर्ग की महिलाओं तक ही रह जाएंगे। जो उच्च घर की महिलाएं हैं उन तक ही वो सीमित रह जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का काफ़ी मात्रा में भाग लेना एक ऐसा कारक था जिसने भारतीय समाज में उनकी भूमिका और मान प्रतिष्ठा में परिवर्तन लाने में सहयोग किया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मौलिक अधिकार प्रस्ताव में पुरुषों महिलाओं के बीच समानता को एक उद्देश्य के रूप में माना गया। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के संगठन और समस्याएं। महिलाओं के संगठन और समस्याएं। महिलाओं की संस्थाओं के आविर्भाव का समाज सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक महिला संस्थानों की स्थापना की गई। मार्गरेट कर्जन एक आयरिश और भारतीय राष्ट्रवादी ने 1917 में वीमेंस इंडिया एसोसिएशन बनाई और 1926 में नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन वीमेन और 1927 में अखिल भारतीय महिला परिषद बनाई गई। कब? 1927 में। गुजरात में ज्योति संघ ने महिलाओं की शक्ति को काम में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राष्ट्रवादी आंदोलन में बहुत सी महिलाएं सक्रिय रहीं और वे महिला संस्थाओं के संस्थापक बन गए। आगे बढ़ते हैं। महिला मताधिकार वोट की बात की जाए तो महिला मताधिकार 1917 में पहली बार महिलाओं के वोट डालने के अधिकार की मांग उठाई गई। कब? 1917 में पहली बार महिलाओं की वोट डालने के अधिकार की मांग उठाई गई कि महिलाएं भी वोट देने चाहिए। महिला मताधिकार के लिए मांग पेश करने महिलाओं का एक विशिष्ट मंडल वायसराय से मिला। इसमें सरोजिनी नायडू और मार्गरेट कर्जन भी सम्मिलित थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विचार का समर्थन किया और 1919 में संवैधानिक सुधारों ने इस समस्या पर निर्णय करने के लिए प्रांतीय विधानमंडलों को अनुमति दी। जो प्रांत के मंडल थे उनको अनुमति दी। मद्रास पहला प्रांत था जिसमें महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। एक मद्रास था पहला जिसमें महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। महिलाएं भी विधानमंडल सभा सदस्य बन गई और 1927 में मद्रास में डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी पहली महिला थी जो कि विधानसभा की पार्षद बनी। तो पहली महिला कौन थी? मुथुलक्ष्मी रेड्डी। महिलाओं के मताधिकार के लिए मांग बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत वैश्विक मताधिकार में बदल गया। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का प्रश्न। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भाग लेने और मताधिकार के लिए मांग के बावजूद 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन
शुरुआत हुआ, आरंभ हुआ 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कुछ महिला नेताओं ने सोचा कि महिला संस्थाओं को दलीय राजनीति से दूर रहना चाहिए, जो दलीय राजनीति है उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके विचार में महिलाओं का संबंध सामाजिक समस्याओं से ही है। इन समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षा और कानून के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सामाजिक सुधार लाने में ब्रिटिश सरकार की सहायता की आवश्यकता थी। अन्य महिला नेताओं का विश्वास था कि उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में साथ देना चाहिए, राष्ट्रीय आंदोलन में साथ देना चाहिए और उन्हें राजनीतिक दल में मिलना चाहिए। उनका मानना था कि किनारे पर बैठने से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता और उनकी उन्नति केवल राजनीतिक उद्धार के साथ ही होगी। उनकी उन्नति केवल राजनीति उद्धार के साथ ही होगी, मतलब राजनीति में जब वे सक्रिय होंगी तभी कुछ सोचा जाएगा महिलाओं के लिए। सामाजिक और शिक्षा से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य तक के सभी महिला संबंधी मुद्दों पर धीरे धीरे परिवर्तन आया। ये परिवर्तन कांग्रेस और महिला समूह के बीच विकसित संबंधों के परिणाम स्वरूप हुआ। महिलाओं का स्वतंत्रता आंदोलन में बहुसंख्यक भागीदारी के कारण भी ये परिवर्तन आया, क्योंकि महिलाएं जो थी बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने भाग लिया। महिला आंदोलनों के अनेक समर्थकों के अनुसार देश की स्वतंत्रता पर ही महिलाओं की स्वतंत्रता भी निर्भर थी। 1920 और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कब? 1920 और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन में महिलाएं अधिक सक्रिय थीं, जिसका अभिप्राय था कि देश में बनी खादी के वस्त्र पहने। इसमें महिलाओं ने काफ़ी सहयोग किया और विदेशी वस्तुओं और शराब बेचने वाली दुकानों को घेरना, उनके सामने धरना देना भी इसमें सम्मिलित था। ये जो शराब की दुकानें चलती हैं उसके सामने धरना देना और उसको बंद करना ही। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के भाग लेने के समर्थकों ने जोर दिया कि यद्यपि भारतीय संस्कृति महिलाओं की समानता को अनुमोदित करती है, भारतीय संस्कृति में महिलाओं के लक्ष्य पुरुषों के लक्ष्य से भिन्न माने गए, अलग माने गए। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता के रूप, तो आप जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने विभिन्न रूपों में भाग लिया। इन्होंने राजनीति विरोधों, विदेशी वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों को घेरना, मतलब एकदम घेर लेना, प्रभात फेरी, देशभक्ति के गीत गाना, प्रभात फेरी में भाग लिया। पूरे देश में महिलाओं ने छुपे हुए राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए भोजन और आश्रय प्रदान किए। राजनीतिक कैदियों के लिए समाचार ले जाने का काम किया, जो राजनीतिक कैदी थी, मतलब जो कह सकते हैं जिन्हें जेल में डाल दिया गया था, जो राजनीति में सक्रिय थे लेकिन उन्हें जेल में डाल दिया गया था, तो जो विचार अंदर और बाहर लेकर जाना था उसमें भी महिलाओं ने काफ़ी योगदान दिया। 1930 में महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में नमक आंदोलन में भाग लिया। इसमें गांधी जी ने लोगों से प्रार्थना की कि स्वयं नमक बनाकर नमक कानून तोड़ो। इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हजारों की संख्या में महिलाएं जेल भी गईं। जो महिलाएं थीं वो हजारों की संख्या में जेल भी गईं। भारतीय राष्ट्रवादी समूह के अंदर कुछ अधिक उग्र प्रभाव के समूह भी थे। ये समूह बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र के अंतरिक्त विदेशों में भी सक्रिय थे। कुछ विदेशी महिलाओं ने भी भारतीय क्रांतिकारियों के साथ काम किया। विदेशी महिलाएं जो भारत की कह सकते हैं, भारत में विदेशी जो महिलाएं थीं उनके साथ भी वो उनका साथ दिया। भीकाजी कामा पेरिंडी एस कैप्टन, सरला देवी चौधरानी बंगाल, सुशीला देवी और दुर्गा देवी पंजाब, रूपवर्ती जैन दिल्ली, कल्पना दत्त और कमला दास गुप्त कलकत्ता, लक्ष्मी सहगल जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई इंडियन नेशनल आर्मी के एक भाग
रानी झांसी महिला रेजिमेंट की इंचार्ज थी, इनका नाम था लक्ष्मी सहगल। इन सभी महिलाओं ने क्रांतिकारी कार्यकलापों में भाग लिया। तो जो महिलाएं थी इन सभी ने ही क्रांतिकारी जो कार्यकलाप थे जिसमें उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने भाग लिया। जो आंदोलन था उसमें इन महिलाओं ने अपना पूरा सहयोग दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं के भाग लेने से अनेक पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को तोड़ने में सहायता प्राप्त हुई। इसके साथ साथ महिला संस्थाओं ने सामाजिक और वैधानिक असमर्थताओं को हटाने के लिए आवाज़ उठाई। फिर भी इन समस्याओं पर शहरी माध्यम और उच्च वर्गों का प्रभुत्व बना हुआ था। निर्धन, असहाय, कामकाजी परिवार की महिलाएं और उनकी समस्याएं बहुत कम सामने आई। जो निर्धन थी, जो गरीब वर्गों समूह कह सकते हैं, गरीबी में ज़्यादा थी, उनकी समस्याएं जो थी बहुत कम सामने आई, बहुत कम सॉल्व की गई। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे ऐसा करते हैं, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आप पढ़ें, समझें, ये ज़रूरी है कि आप समझें, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम लिखेंगे तो आपके दिमाग में ये अपने आप चीज़ें आ जाएंगे। इसको बस ध्यान से सुनना, बस मैं इतना ही कहूँगी। और मेरा इसमें पूरा योगदान है, मैं पूरा इसको आपको ध्यान से ही आपको करवा रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और आप भी जानिएगा कि समझाना और उस पर मेहनत करना कितनी वो बात होती है। तो आप समझ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।